नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अरुण द्विवेदी है और मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का मेंटोर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बोला था जो पिछली हमारी क्लास हुई थी जिसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था कि हम एमसीक्यू सेशन जल्दी ही लेकर आएंगे, और हमारे एमसीक्यू सेशन का ये पहला पार्ट है, यानी कि पहली क्लास है जिसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस जो कि एनटीए द्वारा करवाया जाता है उसके उसमें जो 75 क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पहले 25 क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस आए कहाँ से थे, उनका क्या पैटर्न था, उनका मॉडरेट लेवल क्या था, यानी कि उनका लेवल क्या था क्वेश्चंस का, इजी थे, मॉडरेट थे या टफ थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आपको बहुत सारे इंसाइट्स इन क्वेश्चन से ड्रॉ करने को मिलेंगे। बहुत सारे जो अंदर की छुपी हुई चीज़ें होती हैं क्वेश्चंस में आपको जानने को मिलेंगी कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, सिलेबस आपका क्या है और उस सिलेबस से किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं। आप मेरे बारे में इनफ जानते हैं, जो पिछला मैंने सेशन लिया था जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था उसमें मैंने बताया था। सिमिलरली आज इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में आपको दे देते हैं। जैसा कि सीयूटी कॉन्सेप्ट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सीयूटी यूजी पीजी की तैयारी के लिए। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। आपने अगर मेरी क्लास देखी है, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते हैं, या अगर अभी तक आपने कुछ मेरे बारे में नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो आज की जो क्लास होगी, आज जो मैं आपको बताऊंगा, जो बेहतरीन इनसाइट्स अबाउट द एग्जामिनेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इस नंबर में कॉल या मैसेज कर दीजिए। बाकी सारी की सारी जो जानकारी हमारी टीम द्वारा आपसे ले ली जाएगी। अभी जो हमारा ऑफर प्राइस है वो 2999 है, यानी कि 2999 रुपए है। हमारा जो यूजुअल प्राइस होता है 4999 होता है, पर अभी 2999 है। 2999 में आप मेरे कोर्स पर या कोई भी आप सीयूटी यूजी या पीजी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से कोर्सेस हमारे यहाँ चलते हैं। हमारे यहाँ हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड जो एमबीए का आपको जो सीयूटी एग्जामिनेशन कराता है एनटीए के थ्रू वो, और उसके बाद बीएड के, एलएलबी के, सीयूटी यूजी के बहुत सारे कोर्सेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो आप किसी भी में अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने मनपसंदीदा यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, एससी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी तक जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से बच्चों को नर्चर किया जाता है, उन पर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है, वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम आज के अपने सेशन पर बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे कोर्स पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर पर कॉल या मैसेज करिए, आप तक सारी जानकारी पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है पर्टिकुलरली जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उन जो आपके फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करिए जो कि सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सीयूटी के कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, आइए हम सीधे क्वेश्चन पर जंप करते हैं बिना कोई भूमिका बांधे हुए। इनफ जानकारी मैंने आपको दे दी है, आपको पता ही होगा। आज हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और जो 75 क्वेश्चन आपसे एनटीए पूछता है उसकी हमने 3 क्लासेस में डिवाइड की हैं। यानी कि पहली क्लास है उसकी 25 आज लेंगे, फिर 25 किसी और दिन लेंगे, फिर 25 किसी और दिन, और इन 3 पार्ट्स में देखेंगे कि मेनली क्वेश्चंस आए कहां से हैं। आपके सिलेबस से ही आए हैं, पर उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऐसा है कि आप लोग कैच नहीं कर पाएंगे कि सिलेबस के किस पार्ट से आया है। दे आर मोर ऑफ द कॉमन सेंस क्वेश्चंस, है ना। कॉमन सेंस इज नॉट द सो कॉमन, दैट इज अ वेरी फेमस फ्रेज। और हमारे जो एरिस्टोटल थे वो कॉमन सेंस के थिंकर भी थे। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे सॉल्व कर पाएंगे, और वो तभी कॉमन सेंस आपका काम करेगा जब आपने सारा का सारा सिलेबस जो आपका सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो कि एनटीए के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है, जिसमें हमको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, है ना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, या थोड़ी बहुत जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो सब पढ़ लेंगे, तब आपका कॉमन सेंस या गेस वर्क या जो भी कह लीजिए, तुक्का कह लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। सीधे क्वेश्चन पर जंप करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। यहां पर इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है इसमें, जो आपका कोल्ड वार, तो इसका मतलब है कोल्ड वार यहां
यहाँ पे देखने को किस टाइप का क्वेश्चन है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मॉडरेट, इजी, टफ, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा। IR का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब मैंने पिछले सेशन में यानी कि 2024 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो ये सारी चीज़ें मैंने सारे इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली डिस्कस किए थे, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दिए थे। कुछ नहीं आपको एम करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो पहले और बाद में हुआ है, सबसे पहले और सबसे बाद में हुआ है। आपको अगर याद है तो याद है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। इसमें गेस वर्क आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इट इज़ अ थिंग ऑफ रीडिंग। अगर आपने रीड किया है तो आपको ये आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, आपको पता है 1979 में अफगानिस्तान पर USSR ने क्या किया था, इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। कोरियन वार आपको पता है, जो कोल्ड वार चला था 1945 से लेकर 1991 तक, 1945 से लेकर 1991 तक, उस कोल्ड वार की घटनाओं में जो सबसे पहली घटनाओं में से एक शामिल है, या कहें कि एशिया की सबसे पहली घटना, या एशिया में ऐसी घटना जिससे कोल्ड वार में जो दो नेशन थे USA और USSR, उनका इंटरेस्ट आया, वो थी कोरियन वॉर, जो कि 1950 से 1953 तक चलता है ना। बर्लिन वार, या आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, या आप इसको जो है बर्लिन क्राइसिस बोल लीजिए, ये 1961 में हुआ था जब यहाँ पर बर्लिन वॉल का निर्माण हो गया था। सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी 1956। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें कौन सी हुई है, सबसे पहला हुआ है इसमें कोरियन वॉर। बी किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में बी दिख रहा है, बाकी देखिए किसी ऑप्शन में यहाँ पे बी नहीं है। देखने की बाकी ऑप्शन को जरूरत भी नहीं है और सीधे से सही हो जाएगा। 1 सेकंड का काम था, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने चारों ऑप्शन देखे, चार ऑप्शन में देखा कोरियन वॉर सबसे पहले इनमें हुआ है 1950। आप ऑप्शन देखिए कि बी सबसे पहले है, सीधे यहाँ पे टिक लगाइए, बाकी ऑप्शन को देखिए मत और अपना टाइम बचाइए, अपना महत्वपूर्ण समय आप एग्जामिनेशन में बचाइए और आगे बढ़िए। मैं इसको इजी रखूंगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन ही है। अगर आपको घटनाएं याद हैं अगर तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं याद है तो फिर आपको समस्या होगी। पर अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं अश्योर करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन तो आपसे कभी नहीं छूटेंगे, ठीक है। यह हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। हिंदी के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आता है आपका मैच द फॉलोइंग है। ये इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से या कहें कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, जो आपका इंडियन गवर्नेंस वाला जो पार्ट है वहाँ से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसको भी मैं थोड़ा ईजी टाइप में ही रखूँगा, ठीक है। ये भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से लास्ट सेशन में कवर किया था और इस सेशन में भी कवर करूंगा। मेरी क्लासेस तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके IGP इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो कैंटी निधि है, वहाँ से पूछा गया है। ये भी मैं कहूँगा कि एक इजी टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें भी ऐसा कुछ तीरंदाजी नहीं करना है, बस आपको पता है तो पता है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपको सबसे आसान सा ढूंढना है कि क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी या कहें कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सबको पता है। आप बी का थर्ड ढूंढ लीजिए। यहाँ पे बी का थर्ड किसमें किसमें है, बी का फर्स्ट, बी का सेकंड, बी का थर्ड, बी का फोर्थ, है ना। बस कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और मैं इन्हें जो हमारी ऐप पर क्लासेस होती हैं, जो मेरे कोर्स पर क्लासेस होती है, मैं ऐसे ही सिखाता हूँ और इनके बारे में मैं डिटेल से पढ़ाता भी हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में या कुछ भी आपको समस्या होती है तो जो है आप जो दिया गया नंबर था एक बार उसमें बस कॉल करना है आपको। बाकी आप जब मेरे कोर्स में आएंगे तो डिटेल सिलेबस से पूरा कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सब आपको पता चल जाएगा। पूरा सिलेबस कवर करेंगे, MCQ कवर करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपको बी का थर्ड ढूंढना था। बी का थर्ड आपको एक जगह दिख गया, बाकी कहीं आपको बी का थर्ड शायद नहीं दिख रहा है ना। सीधे से आपका ये सही हो गया। बाकी देख लीजिए, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, है ना। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928, 1928 में। किस तरीके से है जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, तो किस तरीके से भारत रूल होगा, कि क्या भारत का संविधान होगा, उसका जो ड्राफ्ट था वो मोतीलाल नेहरू जी ने प्रिपेयर किया था। यहाँ पे सरोजिनी नायडू मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपके जो है WPT से एकदम हलवा क्वेश्चन है ना, पूछा गया था, WPT से पूछा गया था। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये भी। एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है
कि हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर सेड इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वल्स, है ना। यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी जो है या थ्योरी ऑफ जो प्रपोर्शनल इक्वालिटी है या थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अगर आपने एरिस्टोटल की थ्योरी पढ़ी है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि इसका आंसर एरिस्टोटल, अरस्तु ने बोला था कि आप इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करिए और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करिए। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रपोर्शनैलिटी, थ्योरी ऑफ प्रपोर्शनैलिटी, है ना, याद रखना, थ्योरी ऑफ प्रपोर्शनैलिटी या थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी ये मेंशन्ड है। तो बोल रहे हैं अगर आप अनइक्वल को, जो दास हैं, जो गुलाम है, जो स्लेव हैं, अगर आप उनको गुलाम की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो जो है आप इनजस्टिस कर रहे हो। अगर जो मास्टर हैं, जो रूलर क्लास के हैं, जो है हमारे देश को चला रहे हैं, कंट्री को चला रहे हैं, अगर आप उनको इक्वली ट्रीट नहीं करोगे तो आप अन्याय कर रहे हो। इनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से था कि जो आपके यहाँ रिसोर्सेज हैं, जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को वैसे बांटिए, जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको जो है आप वैसे ट्रीट करिए। यही इनकी थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अरिस्टोटल का ये कथन है, ये आपके CUT PG 2024 के एग्जामिनेशन में एनटीए ने पूछा था। आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से कर ले जाएंगे। और ये जो मैंने अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है, अरिस्टोटल की जो थ्योरीज हैं, उनके इंट्रोडक्शन WPT अपने कोर्स में कवर कर दिया है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, नहीं देखा है या आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप जाके ऐप में देख सकते हैं, कुछ आपको वहाँ पे डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। आप बस एक बार CUT कॉन्सेप्ट का ऐप जो है जरूर डाउनलोड कीजिए, CUT कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के तो एक बार जाके मेरी डेमो क्लासेस देख लीजिए, किस तरीके से पढ़ाता हूँ। एग्जामिनेशन जैसे आपका होता है वैसे ही जो है हम लोग अपनी पढ़ाई को करते हैं, ठीक है। आपका जो पैटर्न होता है, पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, उस चेंज में क्या क्या इंपॉर्टेंट नुएंसेस हैं, उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो आप जाके एक बार देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था आज का। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जो कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक लिखी थी वो किस किस ईयर में पब्लिश हुई हैं, बस ये आपको बताना है। जब मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था तो सारी की सारी कार्ल मार्क्स की जितनी बुक हैं, राइट फ्रॉम द जर्मन आइडियोलॉजी टिल द गोथा प्रोग्राम, जो आपकी सबसे लास्ट बुक थी शायद उनकी, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1891, सब कुछ मैंने बताया था। उनका ईयर मैंने बार बार मेंशन किया था कि पढ़ के जाना, और जितने लोग भी पढ़ के गए थे सबका क्वेश्चन वो सही हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इनके बुक से, वह पब्लिकेशन से ही बनेगा। बाकी इनकी बुक ऐसी हैं कि आप आसानी से गेस लगा ले जाओगे कि कार्ल मार्क्स की बुक है, या तो थ्योरी से बनता है। थ्योरी से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उनकी बुक है वो आपको पता है, ये आपकी शायद 1948 के आसपास लिखी गई थी। ये आप यहाँ पे ऑप्शन है देख सकते हैं। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1891 है ना, 1891। जर्मन आइडियोलॉजी इनकी पहली या दूसरी बुक थी, ये 46 में लिखी गई थी, सबसे पहली बुक यही थी। और 18th बुरमायर ऑफ लूस बोनापार्ट, ये 1852 के आसपास लिखी गई थी। तो पहली बुक देख लीजिए इसमें, जर्मन आइडियोलॉजी। सी किस ऑप्शन में सबसे पहले, सी जो है दूसरे वाले ऑप्शन में। ये बिना कोई ऑप्शन देखे ही आपका करेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं, एक एक सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एनटीए आपसे पूछ रहा है जो आपको 4 नंबर देंगे, ठीक है। और इनको आपको डिटेल से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो जो है फिर यहाँ पर आप मदद ले सकते हैं किसी बुक, किसी टीचर या कोर्स की, ठीक है। तब आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो कोई इसमें समस्या की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आपका मैच द फॉलोइंग है, देखिए। फिर इसमें कोई, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चन थे वो 2023 में जो है बिल्कुल नहीं आए थे PD से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से PA से क्वेश्चन नहीं आए थे। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थर्डली क्वेश्चन है। उनकी बुक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर्स हैं उन थिंकर्स की बुक से उन थिंकर्स की बुक्स पूछी गई हैं, उनको मैच द फॉलोइंग करना है। ये थोड़ा जो है डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, मैं कहूँगा। इसको सॉल्व कर पाना सबके बस की बात नहीं थी अगर आप पढ़ गए थे। फिर भी कुछ फेमस बुक्स हैं इसमें, जो जैसे कि टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोब्रूक जो पर्सपेक्टिव, ये जो बुक है ये फ्रैंक मरीने ने लिखी है, बहुत फेमस बुक है। मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, ये जो बुक है रॉबर्ट पुतनाम ने लिखी है ना। ये दोनों बुक्स के जैसे मुझे नाम पता है तो आप देख लीजिए क्या किसी ऑप्शन में ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट है क्या, तो बी का फर्स्ट देखिए यहाँ पर है, बी का फर्स्ट यहाँ पे भी, ए का फोर्थ देख लीजिए, ए का फोर्थ यहाँ पे है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी का थर्ड, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये अल्बर्ट लिपावॉस्की की बुक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट, ये जैन एरिक लेन की बुक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। इसका मतलब इस बार जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे उसमें हम बुक्स को शामिल करेंगे, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पढ़ेंगे। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेटली आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। एनटीए ने नहीं बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछा जाएगा, और 2023, 22, 21, 20 के एग्जाम में पब एड से क्वेश्चन थे ही नहीं, पर 24 में आया। इसका मतलब है इसको हम इंक्लूड करेंगे। दिस इज द चेंज इन योर पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, है ना, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें चेंज है एक, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन मैं कहूँगा, ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है ना। इसको जो है आप इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी क्यों गया है मेरे समझ से पहले, कहाँ से सिलेबस से आया है, तो मैं कहूँगा जो मिसलेनियस होता है वहीं से मान लीजिए। तो क्या है कि लैटिन अमेरिका द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। लैटिन अमेरिका द रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डोमिनेटेड सिंस द 19th century, है ना, इज ऑल्सो द रीजन विथ, अब 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ। लैटिन अमेरिका दुनिया का वह क्षेत्र जहाँ 19वीं सदी से राष्ट्रपति संस्थाओं का प्रभुत्व रहा है, वह ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। ये तो एकदम गलत हो गया। कहाँ पर किसी भी देश में आज तक राष्ट्रपति की महिलाओं की संख्या सबसे अधिक नहीं हुई है, न किसी रीजन में, तो ये तो कॉमन सेंस से अलग हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्शंस टेक प्लेस हो सकता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजीम इनस्टेबिलिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। लैटिन अमेरिका भी अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड की थ्योरी जो डेवलप हुई थी, या कह रहे डिपेंडेंसी की थ्योरी जो डेवलप हुई थी, डिपेंडेंसी स्कूल, जिसके बहुत फेमस थिंकर्स हम पढ़ेंगे, एजी फ्रैंक पढ़ेंगे हम, है ना, बहुत फेमस थिंकर आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक, या जो अदर थिंकर्स हैं हमारे, जब हम उनको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो लैटिन अमेरिका है दैट इज स्टिल अंडर डेवलप्ड रीजन। तो ये इकोनॉमिक बहुत डेवलप हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, पर इतनी नहीं हुई है कि ये ऑप्शन सही हो सके, तो ये भी इनकरेक्ट है। 2 ऑप्शन बचते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्शन टेक प्लेस, हाईएस्ट रीजन ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजीम इनस्टेबिलिटी। अगर कोई रिजीम या कोई भी क्षेत्र अनस्टेबल है, जहाँ पर स्थायित्व नहीं है, तो वहाँ पर सरकारें बार बार गिरेंगी, इलेक्शन बार बार होंगे, या हो सकता है कोई लंबे समय तक राजा बन जाए तो इलेक्शन ना हो। पर एनटीए ने इसका सही आंसर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजीम इनस्टेबिलिटी दिया था, तो हम इसको देख लेते हैं। आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, ना मैं ना आप, एनटीए ने पूछा था। बट हाँ, अगर आप पढ़े रहेंगे, अगर आपने डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ पे पढ़ी होती, और आपने जो हाईएस्ट ये कॉमन सेंस होता है कि विमेन प्रेसिडेंट्स तो कहीं भी किसी रीजन में हाईएस्ट नंबर अभी तक नहीं रहा है, तो आपको आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। बट दैट इज अ डिफिकल्ट वन, आई विल से दैट इज अ डिफिकल्ट वन, और इसको आसान नहीं होगा। तो इसकी कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है। कॉमन सेंस तभी डेवलप होगा जब आप पूरी सिलेबस एक बार पढ़ चुके होंगे, थ्योरीज पढ़ चुके होंगे। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था आज का। 8वां देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस, है ना। यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री क्या रही है ये हमको बताना है। अगर यूनाइटेड नेशंस को मैंने पिछली बार 4 क्लासेस में पढ़ाया था, 4 क्लासेस सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के बारे में थी, और वहीं से देखिए क्वेश्चन आ गया, और मेरे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। तो 4 क्लास में जानता हूं कि यूनाइटेड नेशन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आसान सा क्वेश्चन होगा, 4 नंबर देके जाएगा। आइए इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं। यूएन चार्टर अप्रूव्ड इन सैन फ्रांसिस्को बाय 50 स्टेट्स, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यूएन बनेगा, है ना, जब यूएन बनेगा तो सबसे पहले यूएन का चार्टर ही आएगा, है ना। तो ये तो एकदम क्या है, सही है ही। फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू सुएज कैनाल। तो अब जब चार्टर हो गया तो क्या होगा, जब यूएन बन गया तो उसमें सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होंगे, तो ट्रिगवेल आ गया, है ना। फिर उसके बाद कोई पीस कीपिंग फोर्स अब भेजेंगे, तो सुएज कैनाल पर पीस कीपिंग फोर्स सबसे पहले भेजी गई थी। कब सुएज कैनाल कब हुआ था, 1956 के अराउंड, है ना। यूएनडीपी वाज एस्टैब्लिश्ड, यूएनडीपी सबसे लास्ट में आएगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि ए किस में पहले है, डी किस में बाद में है ना। तो ए बी सी डी ये एकदम जो है करेक्टली सही है, ए नंबर इसका ठीक हो जाएगा और बाकी गलत हो जाएंगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा बेटर आंसर कर पाएंगे। तो इसको पढ़ना जरूरी होगा, और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किए थे। इस बार भी हमारी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि यूएन को थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, कि अगर डीप भी क्वेश्चन पूछे यूनाइटेड नेशन से, ये आईआर का क्वेश्चन हो गया, देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस का, दैट इज अ मीडियम, मैं कहूँगा ये मीडियम टाइप का एक आपका क्वेश्चन है। ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत ईजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट कह लीजिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप पढ़े रहेंगे, आप सिलेबस कवर किया रहेंगे, तो आसानी से इनका आंसर कर पाओगे। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया फिर यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोट द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक। स्पिरिट ऑफ लॉज जो है आपको पता है, ये मॉन्टेस्क्यू की बहुत फेमस बुक है। इसी बुक पर इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात करी थी। किसके बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर्स, बिटवीन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का जो है
सेपरेट करना, उनको अलग करना है 3 भागों में। किस किस भागों में? एक तो होगा आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स, में देख दे सेपरेशन ऑफ पावर्स 3 भागों में। पहला लेजिस्लेटिव है ना, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव में वो करना और सेपरेट करना, और तीसरा जुडिशरी। तो जो ये कॉन्सेप्ट था कि 3 भागों में पावर को सेपरेट होना चाहिए, और इन तीनों ये जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, इन तीनों इंस्टीट्यूशन के जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट था ये स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। आसान सा कॉन्सेप्ट, मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था, खूब बताया था इसके बारे में जब मैं पिछली बार पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रहा था। तो जब सेपरेशन ऑफ पावर्स हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, आसान सा क्वेश्चन था ये। आप कह सकते हैं कि आपके पीटी पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन आ गया है, या आप इसको जो है पॉलिटिकल थॉट से भी मान सकते हो, जो भी आप कंसीडर करना चाहो। ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है, पर अगर आपको नहीं आता है तो ये आपके लिए टफ हो सकता है। ये भी देखिए आपके 10वां क्वेश्चन है जो आपके CUT PG पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हु कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द आइडिया ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी? ये आपका अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है ना। ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक दूसरा क्वेश्चन है। सीमित तर्क संहिता के विचार की संकल्पना किसने की थी? 2023, 22, 21 में एक भी क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं था, बल्कि पब्लिक पॉलिसीज से था। इस बार पब्लिक पॉलिसी छोड़कर पबैट की तरफ मूव कर गया NTA। तो इस बार हमको कुछ बेसिक थियरीज पबैट में पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक टेलर पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमको फेयोल की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हम मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हमको अदर थिंकर्स हैं, हर्बर्ट साइमन हो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग हो, है ना, चाहे वो MP फॉलेट हो, इन सारे थिंकर्स को इस बार हमको पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक थ्योरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ बुक्स बताऊंगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हर्बर्ट साइमन का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ये, बाउंडेड रेशनैलिटी का। आसान सा क्वेश्चन है, पता है तो तुरंत कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू जियोवानी सार्टरीज क्लासिफिकेशन? जियोवानी सार्टरी, ये आपका अब आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का CP का क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में मेंशन्ड है जियोवानी सार्टरी। पार्टी सिस्टम आपके सिलेबस में है। पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं, और जब आप पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ोगे तो जियोवानी सार्टरी, गैब्रियल आलमंड, है ना, और जो हमारे अलग पॉवेल हो गए, और इनको जब हम पढ़ेंगे तो ये एक आसान क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए टफ वन है, बट आपने थोड़ा भी जियोवानी सार्टरी की पार्टी सिस्टम, पार्टी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, आसानी से कर देंगे। ये देखते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में बताया था। सिंगल पार्टी सिस्टम आपको पता है ऐसी कंट्रीज में पाई जाती हैं जो ज़्यादातर कम्युनिस्ट होती हैं, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया। लिमिटेड और टू मॉडरेट प्लूरलिज्म, ये लिमिटेड और जो मॉडरेट प्लूरलिज्म है, ये जब अपनी प्लूरिस्ट पार्टी क्लासिफिकेशन देते हैं, है ना, सीमित या मध्यम बहुलवाद, ये जब अपनी प्लूरिस्ट पार्टी का क्लासिफिकेशन देते हैं तो उसमें बताते हैं लिमिटेड और मॉडरेट प्लूरलिज्म, बैलेंस्ड और अफेक्टिव प्लूरलिज्म, एक्सट्रीम और पोलराइज्ड प्लूरलिज्म। तो जब ये जब ये जो है प्लूरल पार्टी की बात करते हैं तो प्लूरल पार्टीज को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, लिमिटेड और मॉडरेट, और एक्सट्रीम और पोलराइज्ड प्लूरलिज्म। बैलेंस और अफेक्टिव प्लूरलिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये जो पार्टी सिस्टम है ये गलत हो जाएगा, ये यानी कि आपका सही आंसर होगा। और ये तीनों, सिंगल पार्टी, लिमिटेड और एक्सट्रीम पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, ये इनकी जो है क्लासिफिकेशन है। इनकी ये शायद बुक थी एक, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम करके, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस करके। तो ये उसी जो कि 1978 के आसपास या 1968 के आसपास पब्लिश हुई थी। उस बुक में इन्होंने 6 टाइप की क्लासिफिकेशन दी थी। वो क्लासिफिकेशन हम जब क्लास करेंगे इनकी, तब मैं बताऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। पर ये एक इजी वन क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट द जियोवानी सार्टरीज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो ये इन्होंने नहीं बताया था, बाकी तीनों बताया था, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कैसे सॉल्व करना होता है। तो आपको लग रहा होगा सर बता रहे एकदम आसान लग रहा है, बट मैं पढ़ के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इनके बारे में आपको भी इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको टफ लग रहा है तो फिर आपको टीचर की मदद लेनी पड़ेगी। और आप एक बार जो है मौका दीजिए मुझे, आप किस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी पॉलिटिकल साइंस को समझने में, कैसे आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, ये जो है आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, आप अगर मेरे साथ आते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो, ठीक है। अब हमको अगले स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं।
ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक अ कॉन्स्टिट्यूशन, कंसीडर का मतलब है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो ये आपका वही इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आईजीपी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर से आईजीपी से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं मैं बोलूँगा, पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, एकदम सही बात है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हाउस में आया हुआ है, लोकसभा राज्यसभा ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है और प्रेसिडेंट के पास वो जाता है एसेंट के लिए, उसके सिग्नेचर के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता है। ही इज बाउंड टू साइन ऑन दैट बिल एंड दैट बिल बिकम एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनली विल बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जो कि अमेंडमेंट से, संशोधन से रिलेटेड है, तो इसमें प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, सही है। द जुडिशरी हैज टू हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम एब्सर्ड ऑप्शन। जुडिशरी does not possess the power to amend the constitution, though Parliament has the sole power to amend the constitution. Parliament can amend any part of the constitution except the basic structure which was ड्रॉन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया केस, है ना। तो 1973 में जुडिशरी ने बोल दिया था कि केशवानंद भारती का जो केस था उसमें बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ के सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी के पास नहीं है। बी ऑप्शन हर एलिमिनेट करिए, बी इज एलिमिनेटेड, बी इज एलिमिनेटेड, बी इज एलिमिनेटेड, बाकी ऑप्शन में देखिए सीधे आपका दूसरा नंबर ठीक हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इज दैट इजी वन क्वेश्चन और नॉट, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इज दैट इजी वन और नॉट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन देखना है और तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाई बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को जब मैंने कवर किया था तो इनकी सारी बुक्स के बारे में मैंने जो है बताया था, सारी बुक्स के बारे में बताया था और उनके मैंने पब्लिकेशन ईयर भी बताए थे लास्ट ईयर। इस बार भी हम अकॉर्डिंगली वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आईजीपी में, या ये सॉरी आपका आईपीटी से क्वेश्चन आ गया और ये इजी वन क्वेश्चन है, नहीं पता है तो सब टफ है, पता है तो सब इजी है, सिंपल सी बात है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये इनकी ही बुक है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इन्होंने ही लिखी थी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत फेमस बुक है, 1927 में आई थी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ओरिजिन एंड सोल्यूशन 1948, ये भी इनके बुक है। गांधी, नेहरू एंड टैगोर, ये इन्होंने नहीं लिखी, ये कोई कल्पना करके कोई राइटर है जो मैं इंटरनेट पर देख के आया था, बहुत फेमस राइटर नहीं पर बुक उनकी है। पर आपको अगर ये तीनों बुक्स के बारे में पता है तो आप आसानी से बता देंगे ये बुक इनकी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आईजीपी का था, नेहरू को पढ़े अम्बेडकर को पढ़े होंगे तो आप इसको आसानी से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा करेक्ट इसमें ग्लोबल जस्टिस के बारे में क्या है करेक्ट है। अब ग्लोबल जस्टिस आपके जो आपकी थ्योरीज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है उसमें मेंशन्ड है ग्लोबल जस्टिस क्लाइमेट चेंज। थॉमस पॉगे को मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, मैंने लास्ट ईयर जो है इसमें पढ़ाया था आपको जॉन रॉल्स के बारे में, और जो अदर थिंकर्स ऑफ ग्लोबल जस्टिस है उनके बारे में पढ़ाया था, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इस बार भी हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। थॉमस पॉगे इन हिज वर्क द लॉज ऑफ द पीपल्स हैज एडेड सम ऑफ द इशू ऑफ द ग्लोबल जस्टिस, यहीं से ये क्वेश्चन इनवैलिड हो, वो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। द लॉज ऑफ द जो पीपल्स बुक है ये जॉन रॉल्स ने लिखी है, ये इनकी बुक है ही नहीं, इसका मतलब कि ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। जॉन रॉल्स की बुक है लॉज ऑफ द पेपर, ए हटाइए पहले, ए हटा गया, ए हट गया, ए हट गया, अपने आप आपका आंसर सही हो गया। बाकी तीनों जो आप ऑप्शन देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बाकी आपके सारे ऑप्शन इसमें क्या है गलत हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं थी। ये बुक लॉज ऑफ द पीपल्स जॉन रॉल्स ने लिखी है, ए को एलिमिनेट कर दीजिए, ए, बाकी बी सी डी आपका सही हो गया। क्रोनोलॉजिकली एनालाइज द टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स, है ना। अब हमको जो ये अब भी आपका आईजीपी से क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट को जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने सारी प्रेसिडेंट्स की लिस्ट दी थी कि देखिए इन प्रेसिडेंट्स के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में और प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी उनके बारे में मैंने सारी लिस्ट दे दी थी कि इनको देख कर जाना, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ गया क्या है कि क्रोनोलॉजिकल सबसे पहले सबसे बाद में करो। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको पता है तीसरे हमारे प्रेसिडेंट थे, नीलम संजीव रेड्डी छठवें प्रेसिडेंट थे, तो आपको बी से चालू होता हो, प्रणब मुखर्जी सबसे लास्ट है इसमें और डी से खत्म होता हो, तो बी यहाँ से चालू हो रहा है, डी से, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करना ही टाइम की क्या होगी, वेस्टेज होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमको अगला जो क्वेश्चन है
उसको देखना है। अगला क्वेश्चन किस बारे में है आपका, देख लीजिए। ये आपका एक तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थॉट कुछ भी कह लीजिए, वहाँ से बुक्स का है। ये भी एक ईजी टाइप का ही क्वेश्चन मैं कहूँगा, ये तो सब कर ले जाएंगे। कि J.S. मिल सबको पता है, ऑन लिबर्टी बुक लिखी है। रॉबर्ट नॉजिक ने अनार्की स्टेट एंड उटोपिया लिखी है। जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी है। मैकियावेली ने दी प्रिंस लिखी है। जो है आपको जब आप पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ेंगे इन सबके, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये भी आपका ईजी वन क्वेश्चन था, सब पूछे गए हैं, ये मैं अपने से नहीं लाया हूँ। CUET PG 2024 के एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं। टफ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, पर पहले जो 25 क्वेश्चन है मैं वो ले आया हूँ। मैं बिल्कुल देख के नहीं आया पहले 25 क्वेश्चन क्या थे, मैंने PDF भेजा, पहले 25 क्वेश्चन का PPT बन गया, मैं सीधे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने देख के भी नहीं आया। लेकिन जो आगे टफ आएंगे मैं उनके बारे में बताऊँगा। अभी तक तो आपको ईजी लग रहा होगा, ये मैं बता रहा हूँ तो ईजी लग रहा होगा, राइट। अब देखिए, इन द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 विच ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट कैरीज डिड द US सेंड टू द बे ऑफ बंगाल। ये अब देखिए टफ हो गया, बहुत टफ क्वेश्चन हो गया ये अगर आपको जानकारी नहीं है या आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं है जो है वॉर को जानने में, भारत की हिस्ट्री को जानने में, या भारत पाकिस्तान चाइना के बीच जो 3-4 युद्ध हुए उनको जानने में, तो आप इसको थोड़ा सा, अब ये एयरक्राफ्ट के बारे में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में पूछ रहा है। वो भी नहीं पूछ रहा कौन सा एयरक्राफ्ट भेजा था, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो कैरी करते हैं एयरक्राफ्ट को, उनके बारे में पूछ रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपने किस विमान वाहक पोत को बंगाल की खाड़ी में भेजा था। जॉर्ज ब्लिंकन 19 5th फ्लीट, 7th फ्लीट, वाशिंगटन 12। इसका आंसर 7th फ्लीट है। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर कभी 1971 की जब एनिवर्सरी मनाई जाती है कैसे बांग्लादेश लिबरेट हुआ, तो आप देखेंगे पाकिस्तान के समर्थन में 7वीं फ्लीट की बहुत बात आती है। तो अगर आपके माइंड में कहीं रह गया है तो इसको तो खैर हम भी नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि इतना डीप कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल बात है। हालांकि है आपका ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन, या कह लीजिए पॉलिटिक्स आफ्टर 1947 का क्वेश्चन, लेकिन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी सलाह ऐसी रहेगी, ऐसे क्वेश्चन आए, आपको करेक्ट आता है तो आप करिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, अपने माइनस मार्किंग मत करवाइए। 7th फ्लीट इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Among the following statements which are true regarding the यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखिए SDG से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आया है, ये भी UN का ही एक पार्ट हो गया। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रटाया था, इसीलिए मुझे पता था SDG से हर जगह क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि रेलेवेंट भी है। क्लाइमेट चेंज, SDG, क्योटो प्रोटोकॉल और 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस हो गया, 2012 में जो फ्यूचर वी वांट, 2015 का जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो कि कैंसिल कर दिया था, जो उस टाइम पे तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही, कहाँ से बनेंगे, यहाँ से नहीं बनेंगे। क्लाइमेट चेंज से अगर पूछना है, क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन मान लीजिए, UN का मान लीजिए, या आप IR का मान लीजिए, कहीं से मान लीजिए क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, सॉल्व करना है हमको। तो क्या था, द एजेंडा इज ब्रॉड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट दैट एक्ट्स पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। एकदम सही बात है। 2015 में जो मीटिंग हुई थी उसमें 2030 में कौन कौन से एजेंडा पे काम करेंगे ये जो है उसके बारे में बता रहा है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। सही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सब के लिए है, सबको उसको लागू करना है। इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन एंटाइटल द फ्यूचर वी वांट, जो कि 2012 में आया था, क्योंकि हमारा जो रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ समिट, जिसको हम नाम से जानते हैं अर्थ समिट, जो कि आपका 1992 में हुआ था, 1992 + 20, फिर ये 2012, और 2012 में फ्यूचर वी वांट की बात की गई थी, तो ये भी ठीक है। द रोल ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट्स इन दिस एजेंडा। तो मुझे यही ठीक नहीं लग रहा, बाकी ABC मुझे करेक्ट लग रहे हैं। आप भी अपने स्तर पर देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा देख कर नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे को तो यही ठीक लग रहा है और मुझे लग रहा है यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ये सही हो जाएगा। ये टफ टाइप का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट, इट इज़ द डिफिकल्ट वन, आई विल से। वाई? बिकॉज इट हैज़, है ना, गॉन डीपर, है ना, ये थोड़ा डीप चला गया क्वेश्चन में। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आपको इसमें पढ़ा होना चाहिए, आप पढ़े नहीं हैं तो कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि री और समिट + 20, फ्यूचर वी वांट 2015 में क्या डिस्कस किए गए, सब पढ़ा होना चाहिए, और ये सब मैंने पढ़ाया था क्लाइमेट चेंज पे, तो ये आप कर सकते हैं अगर आप पढ़े हैं तो। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सावरकर्स आइडिया ऑफ हिंदुत्व आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हिंदुत्व के विचार के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है सावरकर की। सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म। एकदम जो है ये मैं कहूंगा कि सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म। टेरिटोरियल नेशनलिज्म पे ये आइडेंटिफाई करते हैं। हिज डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व इंक्लूडेड रिलीजियस दैट ओरिजिनेटेड आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया।
द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन कल्चर इज द एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, ही आइडेंटिफाइड इंडिया विथ डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन बाउंड्री इन रिलीजियो कल्चरल टर्म्स। ठीक है, तो आपको इसमें इनकरेक्ट चुनना है। कौन सा इसमें इनको इनकरेक्ट लग रहा है? मुझे तो पहला ही लग रहा है कि सावरकर इंडिया को टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म के रूप में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं, आप भी एक बार देख लेना इनके आइडियोलॉजी के बारे में। सावरकर को हमने डिटेल से पढ़ा था, अब भी पढ़ेंगे सब कुछ, जितने भी आप देखिए आपके ये एकदम सिलेबस से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के रखा हुआ है। यू कैन नॉट कंप्लेन दैट एनटीए हैज नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस। बहुत सारे क्वेश्चन 75 में 65 क्वेश्चन राइट फ्रॉम योर सिलेबस, 10 क्वेश्चन आर डिफिकल्ट वंस, है ना। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिफिकल्ट है, जो करने में दिक्कत होगी, वो सब के लिए होगी। बट ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो आप कम से कम हजारों स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे जो पढ़ के गए हैं। दैट इज़ वाई कि आपका पढ़ना पूरे सिलेबस को बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, ये है 21वां क्वेश्चन। देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। अरे यार, तो चौरी चौरा इंसिडेंट है ना, 1921 या 22, आई थिंक 22, 1922 में ये इंसिडेंट होता है चौरी चौरा। जो आप गोरखपुर या बनारस के रास्ते से गोरखपुर जाएंगे, चौरी चौरा ट्रेन भी है, तो चौरी चौरा बीच में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर जो लोकल क्रांतिकारी थे पुलिस वहाँ पे थी, एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे जाके आग लगा दिए थे। और गांधी जी ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि मैं किसी भी प्रकार का वायलेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा। गांधी जी से ही क्वेश्चन आया है, वहीं सही है, आसान सा क्वेश्चन था। तो चौरी चौरा में आग लगा, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर लिया गांधी जी के द्वारा, यानी गांधी जी ने मूवमेंट को निरस्त कर दिया। और जो है ये इंसिडेंट के बाद, और ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका 3रा नंबर है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अरे यार, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको कुछ इसमें टफ नहीं लग रहा। सबसे पहले यूरो 1945 में बना था, सबको पता है। देख लीजिए कहाँ कहाँ पर सी है, 2 जगह पर सी है। सबसे बाद में इसमें कौन सा देख लीजिए, सबसे बाद में सार्क बना है 1985, डी, सी और डी, 3रा नंबर करेक्ट। नैम 1961, नॉन अलाइन मूवमेंट आसियान 1967, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस सार्क, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन अलाइन मूवमेंट, सारे के सारे मैंने बता दिए। ये मैंने बहुत अच्छे से सारे के सारे को पढ़ाया था, इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके गोल्स कब इस्टेब्लिश्ड हुए, किस लिए बने थे, और अब ये कितने रेलेवेंट है, सब कुछ बताया था। अभी बताएंगे जब हम सिलेबस में कवर करेंगे। आई आर वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई होल सिलेबस। तो अच्छे से आपके IR क्वेश्चन तो गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं बता रहा है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज फॉलोड फॉर ऑल इलेक्शंस इन इंडिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि मेजोरिटेरियन रूल में अगर 4 कैंडिडेट हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो ये हर इलेक्शन में भारत में फॉलो होता है। एकदम एब्सर्ड, एकदम गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट से नहीं होता है। हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट का या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का या राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट से नहीं होते हैं, बल्कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होते हैं। तो ए हटा दीजिए, ए ये सही हो गया, बस पढ़ लीजिए, हो गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया ठीक यहाँ से। और बाकी इसमें ये मुझे लगता है चैलेंज हुआ था क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। पर मेरे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते एग्जामिनेशन में तो आपके हिसाब से जो है ए हटा के बाकी तीनों ठीक होते, तो ये बाकी ऑप्शन आपके हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिव्यू इलेक्शन कमिश्नर, ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ था, इसमें बहुत सारे आंसर इनकरेक्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन से करता है। इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट मोर देन 1 इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन, ये मैंडेटरी नहीं है। 1 इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर करता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे लगता है गलत था, आंसर की में चैलेंज हुआ था। लेकिन अगर आप परीक्षा हॉल में सॉल्व कर रहे होते तो बस एक ढूंढना था आपको, बाकी सब करेक्ट हो जाता। ठीक है, 24वां, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने घटित होने के वर्ष में मेल खाती हैं? कहने का मतलब है कि इनमें से ऐसी घटनाएं बताइए जो कि अपने ईयर से मेल खाती हैं। ठीक है, 2007 में कसमकस द्वारा मुंबई आतंकी हमला किया था, 2008 में किया गया था। कसमाकस नहीं, कसाब है ये। 2013 में भारतीय संसद पर हमला 2001 में किया गया था, ये भी गलत है। 2014 में पुलवामा आतंकी हमला सही है, उरी आतंकी हमला सही है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें मेल नहीं खा रहा, आप देख लीजिए। लेकिन मैं आपको ईयर बता दिया, ये आपका जो है एक कह सकते हैं D2 करंट अफेयर्स काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया, जिसको अगर आप
थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं चीज़ें, या कॉमन सेंस का यार सबने को पता 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, कितनी सारी मूवीज़ डी डे से लेकर कितनी सारी फिल्में बनी हुई 2008 के पार्लियामेंट अटैक पे। बहुत अच्छी एक सीरीज है हॉटस्टार पर, आप लोग जाके देखिए, जो कि बेस्ड है कहाँ पर, जो 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था, उसका नाम है स्पेशल ओपीएस या स्पेशल ऑप्स बोल सकते हैं उसको, के मेनन और उसमें कुछ एक्टर है। ज़बरदस्त जो है सीरीज है, कभी टाइम मिले देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक, बहुत ज़बरदस्त सीरीज है। और आपको बहुत सारे इंसाइट्स, स्पाई जो होते हैं हमारे यहाँ के जो जासूस होते हैं या दूसरे देशों के जो जासूस होते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। आज के हम अपने डिस्कशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया, फिर एक इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ इतना खास है नहीं कि आप लोग कर ना पाएँ। तो आइए देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। हेजेमनी का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, ग्रामसी ने दिया था। बी का आप फर्स्ट देख लीजिए पहले कहाँ पे, बी का फर्स्ट, बी का फोर्थ, बी का थर्ड, सही ऑप्शन आपका ये हो गया आप खत्म, यहाँ से खत्म। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, मार्क्स है ना। पॉलीसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका टोगलियाटी का है, और आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी दिखा रहा है कहीं पे, कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी आपका ये लेनिन का हो गया। तो ये एक इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। एक क्वेश्चन पकड़ना था, हेजेमनी ग्रामसी ने दिया है। हेजेमनी कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या है, कि किस तरीके से जो कल्चरल हेजेमनी है वो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हम इस्टेब्लिश करती हैं, सिर्फ इकोनॉमिक बेस के बेस पर नहीं, बल्कि जो सिविल सोसाइटी होती है वो हेल्प करती है हेजेमनी को इस्टेब्लिश करने पर। ये कॉन्सेप्ट अपनी जो है जो इनकी डायरी थी, फ्रिजन डायरी शायद, उसमें बताया था इन्होंने। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि कैसे मैंने 25 क्वेश्चंस को सीरियल वाइज लगाया और बताया कि डिफिकल्ट है कि मॉडरेट है कि इजी है, कहां से पूछा गया है। ये भी आपका एक आईआर का क्वेश्चन कह सकते हैं, या आप कह लीजिए कि यह पॉलिटिकल थॉट का क्वेश्चन है। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही सारी चीजें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं, पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा। मैं ऑलरेडी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने एरिस्टोटल एंड प्लेटो को कवर करवा दिया। हम लोग मैकियावेली को पढ़ रहे हैं, अब 4 ही रिकॉर्ड सेशन हुए हैं। आप अभी भी बिल्कुल पीछे नहीं है। अगर आप अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहते हैं, और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो, लग रहा हो कि फ्रूटफुल है, और सर से पढ़ के हम अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, तो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। नंबर दिया गया है, ठीक है। बाकी आपका इस वीडियो देखने के लिए, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले 25 क्वेश्चन लेके अगले सेशन में मिलेंगे, कल या परसों, जब भी पॉसिबल होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तब तक आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि सीयूटी कॉन्सेप्ट के जिस चैनल पर यह वीडियो अपलोड हुआ है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको अपडेट पहुँच जाएगी और आप हमसे जुड़ के अगली क्लास देख सकते हैं। बाकी कोर्स के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर दीजिए।